हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ ज्योति सिंह। आज हम क्लास 10th में मैथमेटिक्स में चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ पे लिखा 4x और अगर x की पावर 1 है तो वो क्या कहलाएगा? लीनियर एक्सप्रेशन कहलाएगा। ठीक है, 4x प्लस 3y। अगर मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल्स ले लिया, यहाँ पे एक वेरिएबल है x और दूसरा वेरिएबल है y, तो इसे हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लेकिन अभी हम इक्वेशन नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है। जब हम इक्वल टू का साइन लगा देते हैं तो उसे हम बोलते हैं इक्वेशन। क्लियर है? तो इक्वल टू का साइन होना जरूरी है। अगर आपके पास सिर्फ इतना गिवन है 2x प्लस 3y, तो ये क्या कहलाएगा? लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, इसे इक्वेशन नहीं कहेंगे। जब इक्वल टू का साइन लग जाएगा, फिर इक्वल टू के साथ कुछ भी वैल्यू हो, चाहे 1 हो 2 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन से हैं? x एंड y। यहाँ पे 2 वेरिएबल है, इसलिए हम बोल रहे हैं 2 वेरिएबल। अगर मैंने इसे ऐसा लिखा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, तो ये किसका एग्जाम्पल है? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का। ठीक है, तो आप लोग को इतना तो समझ में आ गया कि लीनियर इक्वेशन हम किसे कहते हैं और 2 वेरिएबल का मतलब क्या है। अगर हम इन्हें जनरल फॉर्म में दिखाएं तो हम कैसे दिखाएंगे? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इक्वल टू के बाद कुछ भी हो सकता है, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन ये जनरल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो a1 b1 c1, ठीक है, यहाँ पे a1 b1 c1 ये रियल नंबर्स है और यहाँ पे 2 वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? x एंड y। दूसरा इक्वेशन क्या है? a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर रियल नॉन जीरो नंबर्स। और नॉन जीरो, इसका मतलब, कहने का मतलब ये है, अगर आपका a1 और b1 जीरो हो गए तो 0 इंटू एक्स 0, तो हम इसे कैसे कह सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है या 2 वेरिएबल है? जब वहाँ पे x एंड y दोनों जीरो हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पे लिखा a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 3 लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे a1 मैंने बोला 0 है एंड b1 आपका 0 है। अगर आप 0 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 0 ही मिलेगा ना। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये 1 वेरिएबल है या 2 वेरिएबल है? तो a1 b1 जो भी हमारा ab है, x का जो भी कोएफिशिएंट है और y का जो भी कोएफिशिएंट है, ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो वी कांट से दैट इट्स अ लीनियर इक्वेशन और लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, आ रही बात समझ में? एंड साथ में आपको ये भी देखना है कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0 एंड a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0 एंड x y आर वेरिएबल्स हियर। ओके, फॉर एग्जांपल, अगर सपोज मैंने लिया x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 एंड 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 5। और जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, ठीक है, इन दोनों को हम किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं? आइदर हम एल्जेब्रिकली कर सकते हैं या तो ग्राफिकली कर सकते हैं। तो 1 बाई 1 सबको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम जैसे भी इन दोनों 2 इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें x एंड y की कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। जो भी हमें x एंड y की वैल्यू मिलती है तो हम उसे क्या कहते हैं? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। क्लियर है? अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। यहाँ पे 2 इक्वेशंस दिए हुए हैं। अब यहाँ पे बोला जा रहा है x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3 क्या इसके सॉल्यूशन है। तो हम चेक कर लेते हैं क्या x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 इसका वाकई में सॉल्यूशन है। तो अगर हमने x 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, x की जगह क्या रखने के लिए बोला है? 2, तो हमने यहाँ पे रख दिया 2 और y की जगह हमने रख दिया 3। अब हम चेक करते हैं, 2 2 जा 4 प्लस 3 कितना हो गया? 7। तो 7 इज इक्वल टू 7 हमारा LHS इक्वल टू RHS हो गया। ऐसे ही हम सेकेंड वाले में भी चेक कर लेंगे। सेकेंड क्या है हमारा? 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। अब x की जगह क्या बोला है? 2 रखने के लिए एंड y की जगह क्या बोला है? 3 रखने के लिए। अब चेक करते हैं, 3 2 जा 6 3 2 जा 6, तो इन दोनों का भी सम 12 है और यहाँ LHS इक्वल टू RHS है। तो इसका मतलब क्या है? x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। इसका मतलब ये उसके सॉल्यूशन है।
ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे सॉल्यूशन नहीं भी निकलते और कभी कभी बहुत सारे सॉल्यूशन निकलते हैं। तो हम अभी समझेंगे वन बाय वन करके। तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन प्रॉपर होना जरूरी है। हम किसी भी इक्वेशन को साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं? हम जितने भी न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं वो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस होंगे। इसका मतलब है a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0। ये फॉलो होना चाहिए। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? चलो अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें और समझ लेते हैं, जैसे कि अ स्ट्रेट लाइन इन अ प्लेन ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जब भी आप प्लेन मतलब अभी आपको ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, ब्लैक बोर्ड जो भी मैं जिस पे लिख रही हूँ, अगर मैंने इस पे लाइन ड्रॉ की, ठीक है, ये लाइन दिख रही है रेड कलर की, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? दिस इज अ एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जब भी आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता है और आप उसका डायग्राम बनाने जाओगे तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। ठीक है, आ रही है बात समझ में? अभी हम ग्राफ में लाइन बना करके देखेंगे कि कैसे हम ड्रॉ करेंगे लाइन। क्लियर है? इन ग्राफ। ओके, अब जब भी व्हेन वी हैव अ गिवन टू लाइंस, जब भी हमारे पास टू लाइंस होती हैं इन अ प्लेन, ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री पॉसिबिलिटीज कैन हैपन। सिर्फ ये थ्री पॉसिबिलिटीज ही होंगी। आपके पास दो लाइन है, अगर तुम उन दोनों लाइन को मिला के या कैसे भी पॉसिबल केसेस बनाओगे, जैसे हम प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हैं कि क्या क्या चांसेस हैं, तो यहाँ पे अगर आपके पास थ्री लाइंस हैं तो सॉरी टू लाइंस हैं, तो आप क्या क्या किस किस तरीके से बना सकते हो? या तो पहला होगा कि वो दोनों लाइन क्या हो रही है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। फर्स्ट लाइन ये है, ठीक है। अब दूसरी लाइन ये है, तो कहीं ना कहीं पे वो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट में। पहला तो ये केस हो सकता है, ठीक है, ये इंटरसेक्ट कर रही है, ये लाइन है यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है ओ पे। या तो दूसरा केस क्या हो सकता है, द टू लाइंस विल नॉट इंटरसेक्ट, दैट इज दे आर पैरेलल। अगर वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो इसका मतलब वो पैरेलल है। तो आप अगर रियल लाइफ एग्जांपल लें तो ट्रेन की पटरियां ये क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, कहीं पे मीट नहीं करती। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक लाइन ये हो गई, ठीक है, दूसरी लाइन ये हो गई, थी दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। क्लियर है? कहीं पे भी मीट नहीं करेंगी, दोनों लाइन है। ओके, अब थर्ड वाली लाइन क्या है, थर्ड केस क्या है, द टू लाइंस विल बी कोइंसाइड। या तो तीसरा केस क्या हो सकता है कि लाइन के ऊपर एक लाइन कोइंसिडाइड, मतलब दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर है। तो ये आ रही है बात समझ में? तो बस ये तीन केस ही होंगे, इसके अलावा कोई भी फोर्थ केस नहीं होगा। अगर किसी बच्चे को लगता है कि फोर्थ केस भी होगा तो प्लीज आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में इसमें यूट्यूब चैनल में आप मुझे बता सकते हैं कि फोर्थ क्या होगी, हम भी जान लेंगे कि फोर्थ पॉसिबिलिटीज क्या है। तो यू हैव ओनली थ्री पॉसिबिलिटीज। ओके, क्लियर है? पहला क्या है, द टू लाइंस विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, या तो वो वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, दूसरा या तो वो पैरेलल होंगी, तीसरा या तो वो एक के ऊपर एक होंगी। इन तीनों के अलावा कोई भी चौथा केस नहीं होता। अभी तक तो नहीं होता, लेकिन आप में से किसी ने खोज लिया तो बहुत ही बड़ी न्यूज होगी। ओके, चलो नेक्स्ट वन। अब जब भी हम लाइन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, टू लाइंस को ग्राफ में, तो हमें कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। कौन कौन सी? A system of two linear equations can be solved graphically by graphing both equation in the same coordinate plane. Every point on the line of an equation is a solution of that equation. तो हमें 3 points मिलेंगे। कौन कौन सी? The point at which the two lines cross lies on both lines and so is the solution of the equation. अगर कोई भी एक लाइन दूसरी लाइन को कट करके जा रही है तो उसका हमें एक क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, x की वैल्यू मिलेगी एंड y की वैल्यू मिलेगी जो कि एक ही एक रहेगी। ठीक है, तो उसे बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, अगर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं ग्राफ में। ठीक है, अभी हम ग्राफ भी बना के देखेंगे। दूसरा क्या होगा, अभी मैंने इधर पे पढ़ा ना कि दूसरा रेलवे ट्रैक का एग्जांपल लिया, क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो थर्ड वाला केस है, अगर वो दोनों क्या है, पैरेलल है, ये पैरेलल है तो कहीं पे भी मीट नहीं करने, इसका मतलब उसमें नो सॉल्यूशन। क्या होंगे, नो सॉल्यूशन, मतलब कहीं पे भी x एंड y की वैल्यू नहीं मिल रही। और दूसरा क्या पॉइंट था, अगर कोई लाइन एक लाइन के ऊपर
ओवरलैप हो रही है, कोइंसाइड हो रही है, तो यहाँ पे क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, एक्स एंड वाई के बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहीं पे सिर्फ 3 केस हैं। कौन कौन से? या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, या तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा, या तो सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, अब उसको देखते हैं हम ग्राफ में। अब सपोज हमें क्वेश्चन दिया गया है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय ग्राफिंग। हमें ग्राफ बना के करना है, तो चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। तो क्या है हमारा पहला क्वेश्चन, पहला वाला x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। तो हम इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे मैंने 2y को इधर ही रहने दिया, -3 को लेफ्ट टू राइट लेके जाएंगे तो +3, और x को प्लस से उधर लेके जाएंगे तो -x। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो गई, 3 - x/2। अब देखो मैंने यहाँ पे एक ऐसा टेबल बनाया, इसमें मैं वैल्यूज रखती जाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे x की एटलीस्ट आपको 3 वैल्यूज निकालो x एंड y की। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रखा x, यहाँ पे मैंने रखा y। अगर मैं x की वैल्यू क्या लेती हूँ, 1 लेती हूँ, तो देखो अगर मैंने यहाँ पे 1 लिया तो 3 - 1/2, 3 में से 1 गया 2, तो 2/2 कितना हो जाएगा 1। तो x की अगर मैंने वैल्यू 1 ली तो y भी क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, तो 1 and 1। अगर मैंने x की वैल्यू क्या ले रही है, 3 ले रही हूँ, तो देखो यहाँ पे अगर मैंने x की वैल्यू 3 ली तो 3 - 3/2 तो 0/2, तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहाँ पे हो गया, अगर मैंने 3 लिया तो क्या होगा, 0। अगर मैंने x की वैल्यू -3 ली तो देखो यहाँ पे 3 माइनस ऑफ -3/2 कितना हो जाएगा, 6/2। तो इससे हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा ना। तो अगर x की वैल्यू -3 ली तो हमें y क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसका निकाल लिया। ऐसे ही अब मैं दूसरे वाले का भी निकालूंगी। यहाँ पे 4x + 3y = 2 है, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 3y = 2 - 4x। फिर और फर्दर सिंप्लीफाई किया तो 2 - 4x/3। अब यहाँ पे भी एक टेबल बना लेते हैं ताकि हम सबकी वैल्यू पुट कर सकें। तो आपको मिनिमम 3 तो निकालनी है। ठीक है, x एंड y। x की वैल्यू अगर मैं 2 लेती हूँ, चेक करते हैं 2 पे क्या होता है। तो अगर मैंने 2 लिया तो 2 - 4 2 जा 8/3, 8 में से 2 गया कितना हो जाएगा, 6 - 6/3, तो 3 2 जा कितना होता है, 6। तो हमें क्या मिल रहा है, -2 मिल रहा है। अगर मैंने x = 2 लिया तो y = -2। अगर मैं x = -1 लेती हूँ तो क्या मिलेगा, 2 - 4 × -1/3, और फर्दर सिंप्लीफाई किया तो 2 + 4/3। तो 4 और 2 कितना होता है, 6। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। अगर मैंने x की वैल्यू ले ली 5, तो y क्या हो जाएगा, 2 × मैंने 5 ली ना, तो 5 4 जा कितना हो जाएगा, 20, और यहाँ पे 3 है ही, 20 में से 2 गया -18, और यहाँ पे 3, तो कितना हो जाएगा, -6। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, -6 मिल रहा है। तो ये हमारा बन गया टेबल। ठीक है, अब चलो इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो जब भी हम इसका डायग्राम ड्रॉ करने जाएंगे तो यहाँ पे आप ध्यान से देखें, देखो कैसे करना है। सबसे पहले हम पहले वाले का करेंगे, x + 2y = -3 के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे x = 1 एंड y = 1। तो यहाँ पे देखो x = 1 यहाँ पे और y = 1 तो इधर पे, तो ये वाला पॉइंट है, x = 1 एंड y = 1। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा क्या है, 3 0, तो x = 3 एंड y = 0। तो x = 3 एंड y = 0, इसका मतलब इस वाले पॉइंट पे है। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते ताकि दिखे। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, x = -3 एंड y = 3। x = -3, तो हमें x की वैल्यू -3 कहाँ है, यहाँ पे है, और y = 3, इसका मतलब ये वाला पॉइंट इधर पे। ठीक है, ये वाला पॉइंट है। अब तीनों पॉइंट्स को हम क्या करते हैं,
एक साथ मिला देते हैं, मतलब हम स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। तो स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, ये देखो, ये हमने लाइन खींच ली। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब दूसरा पॉइंट, इसके हम नेमिंग कर देते कि किसके लिए कौन से लाइन को इंडिकेट कर रहा है। तो ये इंडिकेट कर रहा है x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट्स देखो। दूसरे पॉइंट्स क्या है यहाँ पे, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू माइनस 2। x की वैल्यू 2 है एंड y इज इक्वल टू माइनस 2। तो चलो लेते हैं x इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू 2 एंड y इज इक्वल टू माइनस 2, 2 एंड माइनस 2, ये हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया। फिर x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड y इज इक्वल टू 2, ये वाला पॉइंट हो गया। फिर x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू माइनस 6, तो माइनस 6 ये और 5 ये वाला पॉइंट। अब तीनों को फिर से ज्वाइंट कर देते हैं, क्योंकि हमें तो क्या करना है, लाइन को ज्वाइंट करना है ना। तो ये हमने ज्वाइंट कर लिया। ठीक है, तो ये कौन सी लाइन का इक्वेशन हो गया, इसका भी नाम लिख देते हैं। ये लाइन है, तो कौन सी लाइन का है ये, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। जब हमने देखा कि दोनों लाइन क्या हो रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं ना, इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पे। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, बाई ग्राफ, अगर हम ग्राफ को देखें तो यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, क्योंकि लाइंस क्या हो रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट लाइन बनी है ना हमारा यहाँ पे, इंटरसेक्ट एट, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, अगर हम गौर से देखें तो x की वैल्यू क्या है, इंटरसेक्ट एट -1 एंड y की वैल्यू 2 है। तो इसका मतलब x की वैल्यू -1 है एंड y की वैल्यू क्या है, 2 है। यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है कौन कौन सा, x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 2। तो इस तरीके से हमें सिंप्लीफाई करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, यहाँ पे क्या है हमारे पास, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू -1। इसको और फर्दर सिंप्लीफाई किया तो y इज इक्वल टू 1 माइनस 3x। अब चलो इसका टेबल बना लेते हैं, जैसे हमने अभी पहले किया। तो टेबल बनाए, एटलीस्ट आपको x एंड y की 2 वैल्यूज निकालनी है। तो x इज इक्वल टू 2 से ज़्यादा निकालनी है। तो x इज इक्वल टू अगर मैंने लिया 0, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, अगर मैंने x की वैल्यू क्या लिया, 1 लिया, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 1 जा 3। देखो अगर मैंने x की जगह 1 लिया तो 3 1 जा 3, 1 में से 3 गया तो कितना बचेगा, -2। तो यहाँ पे हो जाएगा -2। अगर मैंने x की वैल्यू ली 2, तो y की वैल्यू हो जाएगी 2 जा ये, अगर मैंने यहाँ पे लिया 1 माइनस 3 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो 1 माइनस 6 कितना मिलेगा, -5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -5। ठीक है, ऐसे हम सेकेंड वाले को सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सेकेंड वाले को सेल बी राइट, y इज इक्वल टू 2 माइनस 6x अपॉन 2। अब हम इसका भी क्या बना लेंगे, टेबल बना लेंगे। इसमें भी हमें कम से कम x एंड y की 3 वैल्यूज निकालनी है। तो अगर मैंने x की वैल्यू क्या ली, -1 ली, तो y कितना हो जाएगा, देखो 2 माइनस प्लस 6/2, तो कितना हो जाएगा, 8 8/2 4 होता है। तो y कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैंने x की क्या वैल्यू ले ली, 1 ले ली, तो अगर मैंने 1 लिया तो 2 माइनस 6/2, तो 6 में से 2 गया, -4, और -4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। तो ये हो गया -2। अगर मैंने x की वैल्यू ले ली -2 लेते हैं, तो 2 माइनस 6 इंटू -2, तो कितना हो जाएगा, 2 6 2 जा 12, और 12 और 2 कितना होता है, 14/2, तो 7 मिलेगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ये कर लिया। ठीक है, तो ये हमें मिल गया, टेबल बन गया। अब चलो इसका ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले हम पहले वाले कोऑर्डिनेट्स का बनाएंगे जो हमने पहले सॉल्व किया। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या है, 0 एंड y की वैल्यू 1।
तो ये 0 और 1 पे ले लिया। दूसरा क्या है हमारे पास 1 एंड -2, x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू -2। तो ये हो गया, ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया यहाँ पे। फिर क्या है x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -5, 2 एंड -5 ये हो गया। ठीक है, अब तीनों लैब पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, मिला देंगे, क्योंकि हमें स्ट्रेट लाइन बनानी है। फिर से बनाते हैं ताकि हम इसमें ये wait a second, we have to draw proper line. Yes. ओके, तो ये हमारा लाइन बन गया। ओके, नाउ नेक्स्ट हमें किसका बनाना है, नेक्स्ट वन सेकेंड वाले का, इस वाले डायग्राम इसका बनाना है। तो x इज इक्वल टू -1 एंड 4, -1 एंड 4, x की वैल्यू -1 है एंड y की वैल्यू क्या है 4 है। तो x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 4। तो ये वाला पॉइंट हो गया। फिर दूसरा क्या है, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -2। तो ये वाला पॉइंट हो गया। फिर x इज इक्वल टू -2, x की वैल्यू -2 एंड y इज इक्वल टू क्या है 7। तो यहाँ पे 7 आपका यहाँ पे पॉइंट होगा, हमने 1 2 3 यहाँ पे 7 होगा। तो x की वैल्यू है हमारी -2 एंड y की वैल्यू है 7। ये हो गया। अब अगर हम तीनों पॉइंट्स को ज्वाइंट करें तो ये कैसे होगा, we have to इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे अगर आप 7 और 2 की वैल्यू देखें तो 2 इज इक्वल टू 7 यहाँ पे आ रहा था इस पॉइंट पे। ये 2 इज इक्वल टू -2 एंड 7 यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम देख रहे हैं दोनों लाइन क्या हो रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब इंटरसेक्ट नहीं कर रही, उसी के ऊपर जा रही है, पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यूज हो गई। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, इट हैज, तो हमें लिखना पड़ेगा इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हमारा बनेगा। ठीक है, क्यों नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, क्योंकि एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन भी जा रही है, तो यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, इसलिए ये किसका एग्जांपल हो गया, इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, नाउ अब थर्ड वाले केस में जाते हैं। थर्ड वाला क्या है हमारे पास, देखो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है। ओके, तो y को उस तरफ भेजे तो 2x माइनस 2 इज इक्वल टू वाई। अब हम इसका टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे y। अगर मैंने x इज इक्वल टू 0 लिया तो y इज इक्वल टू -2 होगा। अगर मैंने x इज इक्वल टू 1 लिया तो y इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, और अगर 2 लिया तो 2 जा 4, 4 में से 2 गया 2, ये मिल गया। ऐसे ही हम सेकेंड वाले को कर लेंगे। तो सेकेंड वाले में 2y इज इक्वल टू 2 प्लस 4x, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 प्लस 4x डिवाइडेड बाई 2। सो y इज इक्वल टू, अब तो हमें इसका ये बनाना है, टेबल बनाना है, तो टेबल बनाते हैं इसमें। तो यहाँ पे x और यहाँ पे y। तो x की अगर मैंने लिया 0 तो 4 0 जो 0, तो 2/2 1। अगर मैंने x इज इक्वल टू 1 लिया तो y इज इक्वल टू मुझे मिलेगा 3। अगर मैंने -1 लिया तो मिलेगा -1। अब चलो इसका डायग्राम बना के देखते हैं। अब देखो
पहले वाले केस का बनाएंगे, इस वाले का 0 एंड -2, x की वैल्यू क्या है 0 एंड y की वैल्यू क्या है -2, इसका मतलब ये वाला पॉइंट है। ठीक है, फिर दूसरा क्या है x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये वाला पॉइंट है। फिर तीसरा क्या है 2 एंड 2, 2 एंड 2, इसका मतलब ये वाला पॉइंट है। अब तीनों को अगर हम मैच कर दें, ये बना दिया, इस तरह से लाइन गई। ठीक है, अब इसका नाम कौन सी लाइन है, ये यहाँ पे लिख देते हैं 2x माइनस वाई इक्वल टू 2 के लिए। अब सेकेंड वाला जाते हैं, सेकेंड वाले में क्या है, ये वाला केस, इसमें x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1, इसका मतलब ये वाला पॉइंट है। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू 1 है एंड y की वैल्यू क्या है 3 है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट है। फिर नेक्स्ट क्या, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1, x और y दोनों की वैल्यू क्या है 1 एंड -1। अब अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइंट करेंगे तो कैसा डायग्राम बनेगा, ऐसा बनेगा। ये बना दिया। ठीक है, अगर हम इसे देखें तो ये क्या हो रही है, लाइन पैरेलल हो रही है। ये किसका बना हुआ है, सेकेंड वाले का, जिसमें हमारा 2y माइनस 4x इज इक्वल टू 2 था। तो दोनों लाइंस क्या हो रही है, एक दूसरे के पैरेलल हो रही हैं। जब पैरेलल हो रही हैं तो इसका मतलब इट हैज़ नो सॉल्यूशन, इट हैज़ नो सॉल्यूशन, हमें यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इसका मतलब बोथ लाइन आर पैरेलल, यहाँ पे पैरेलल है। ठीक है, समझ में आया, इस तरीके से हमें सॉल्व करना था। तो ग्राफ बनाना भी सिखा दिया कि किस तरीके से करना है। अब ग्राफ में ये तो बेसिक क्वेश्चंस थे, ठीक है। अब इसमें कुछ थोड़े से डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो उन्हें देखो किस तरीके से सॉल्व करना है। अभी हम यहाँ पे ग्राफ खत्म करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे एल्जेब्रिकली में। ठीक है, अब ग्राफिकली क्वेश्चन क्या है, ग्राफिकली सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशंस दिए हुए हैं। ठीक है, अब बोला जा रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय द लाइंस रिप्रेजेंटिंग दीज इक्वेशंस विद द एक्स एक्सिस एंड द लाइन विद द वाई एक्सिस। तो जब भी हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसमें ट्रायंगल मिलेगा हमें, तो एक एक्स एक्सिस के बेस पे ट्रायंगल लेना है और दूसरा वाई एक्सिस के बेस में ट्रायंगल लेना है। फिर दोनों का एरिया निकालना है और उनका रेशियो बताना है हमें। ठीक है, तो कभी कभी इस क्वेश्चन में कैसे आ सकता है कि सिर्फ एरिया तक निकालने के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि एरिया बताओ क्या होगा। तो इसमें बहुत तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो उसमें से मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है। कभी कभी जब हम दो लाइन को इंटरसेक्ट करते हैं तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के साथ वो क्वाड्रिलेटरल भी बना देता है, कभी कभी वो क्या बना देता है, क्वाड्रिलेटरल भी बना देता है। तो हमें बताना पड़ता है कि एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अभी ज़्यादातर तो जब दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं और ट्रायंगल बना रही हैं तो हमसे एरिया ऑफ द ट्रायंगल पूछा जाता है, या तो बोला जाता है कि फाइंड द रेशियो बिटवीन देम। ठीक है, उन दोनों का रेशियो क्या है। तो चलो अब पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्या है, हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है जो कि है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो इसमें से y की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 माइनस 2x। ठीक है, तो हम अभी यहाँ से पहले इसका टेबल बना लेते हैं, पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तो कम से कम 3 पॉइंट्स तो निकालो, x एंड y। अगर मैंने x की वैल्यू 0 ली तो y हमारा 6 हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे x की जगह पे 3 लिया तो y हमारा 0 हो जाएगा। और अगर मैंने x की जगह 1 लिया तो 2 1 जा 2, 6 में से 2 गया 4, तो 1 एंड 4। दूसरा वाला क्या दिया हुआ है 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमें y बताना है तो 2x प्लस 2 इज इक्वल टू वाई। इस तरीके से हमने कर लिया। अब हम x एंड y की वैल्यू रखते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये बन गया हमारा टेबल x एंड y। x की वैल्यू अगर मैंने लिया 0 तो y हमारा क्या हो जाएगा 2। अगर मैंने लिया -1 x की जगह पे तो 2 y हो जाएगा हमारा 0। देखो x की जगह -1 तो -2 प्लस 2 0। अगर मैंने लिया x की इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू हो जाएगा 4।
तो ये तो हमारा बन गया। अब चलो इसके ऊपर डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम में पहला वाला डायग्राम बनाएंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो 0 एंड 6, x की वैल्यू क्या है 0 एंड y की वैल्यू क्या है 6 है। इसका मतलब ये वाला पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, पिंक वाले से। फिर x की वैल्यू 3 है एंड y की वैल्यू क्या है 0 है। इसका मतलब ये वाला पॉइंट है। फिर नेक्स्ट क्या है, x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू क्या है 4 है, 1 एंड 4। इसका मतलब ये वाला पॉइंट है। अब तीनों को हम मिला देते हैं, बना देते हैं, लाइन खींच देते हैं, एक लाइन। ओके, तो देखो यहाँ पे ये बन गई हमारी एक लाइन, ठीक है, पिंक कलर की। अब दूसरी देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 एंड 2, x की वैल्यू हमें क्या लेनी है 0 एंड 2 लेनी है। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखो x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 2, तो 0 एंड 2 इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये वाला पॉइंट है। फिर x की वैल्यू 1, इसका मतलब ये वाला पॉइंट है, ठीक है। अब इन दोनों को ज्वाइंट करेंगे, इन तीनों लाइन पॉइंट्स को ज्वाइंट करेंगे तो ऐसा बनेगा, ये बन गया हमारा, ठीक है, ये लाइन बन गई। तो हम इस लाइन का, ये कौन सी लाइन का इक्वेशन था, इसका नाम लिख देते हैं 2x माइनस वाई +2 इक्वल टू 0। और दूसरा हमारा पिंक वाला था, तो पिंक वाली लाइन का इक्वेशन क्या था 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो दो लाइन से हमें ये तो मिल गया। अब हमें यहाँ पे देखना है, एक x एक्सिस में ट्रायंगल है और दूसरा किस पे है y एक्सिस पे ट्रायंगल है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे एक ट्रायंगल, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे एक ट्रायंगल ये वाला बन रहा है, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया A1, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट्स के नाम भी लिख देते हैं ताकि क्लियर रहे। यहाँ पे मैंने दिया A, यहाँ पे मैंने दिया B और इस पॉइंट को मैंने दिया C, ठीक है। और यहाँ पे जो भी पॉइंट है ये वाले पॉइंट को मैंने दे दिया P, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये सब पॉइंट्स के नाम दे दिए। अगर हम यहाँ पे C वाला जो हम कोऑर्डिनेट्स देखें तो C वाला कोऑर्डिनेट्स क्या था 1 एंड 4 था, राइट। और जो B वाला कोऑर्डिनेट्स था वो क्या था 3 एंड 0 था। और जो A वाला कोऑर्डिनेट था वो क्या था -1 एंड 0 था, ठीक है। और यहाँ पे भी अब ये A1 का था और ये वाला किसका है A2 है, ये दूसरा ट्रायंगल है A2। यहाँ पे मैंने नाम दे दिया, इसको नाम दिया मैंने ABC, क्या बचा रह गया अल्फाबेट्स D बचा रह गया D, और मैंने इसको पॉइंट दिया E, ठीक है। तो ये अगर आप गौर से देखिए तो यहाँ पे एक ये ट्रायंगल बन रहा है, एक ये A1, ठीक है। तो पहले हमें इस ट्रायंगल A1 का निकालना है। जब हम A1 का एरिया निकाल लेंगे तो उसके बाद हम निकालेंगे ये B1 का। यहाँ पे ये दो ट्रायंगल्स हमें निकालने A1 A2, ठीक है। तो चलो एरिया निकालते हैं। पहला इन ट्रायंगल, हम कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ABC, ABC में। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC क्या होगा 1/2 बेस, यहाँ पे बेस क्या है हमारा AB और हाइट क्या है हमारा PC। अब 1/2 AB, अब AB से देखो कितनी डिस्टेंस है, A से लेकर के B तक कितनी डिस्टेंस जा रही है, काउंट करना है हमें यहाँ से डिस्टेंस। तो देखो यहाँ पे -1 से लेके 3 तक है, तो इसका मतलब कितना जाएगा 4 पॉइंट्स होंगे। क्यों 4 पॉइंट्स हैं, देखो 0 से लेके 3 पॉइंट इधर पे है 3 मीटर, ठीक है। मेरे पास यूनिट नहीं दी हुई है ना, तो हम एज अ 3 यूनिट समझ रहे हैं, यहाँ से 3 यूनिट है और यहाँ से x की डिस्टेंस कितनी है 1 यूनिट है। तो टोटल कितने यूनिट हो गए 4 यूनिट हो गए। तो यहाँ पे AB कितना है हमारा 4 है। अब PC देखो, PC का मतलब ये हाइट है ना हमारी, तो हाइट P से C में y एक्सिस कितना गया है 4 यूनिट गया है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 4 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में। 4 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ से इसकी डिस्टेंस P से C की डिस्टेंस कितनी है 4 है। देखो 0 से 4 तक गया है ना, यहाँ पे भी 4 है, तो 1 4 मतलब ये 4 यूनिट, तो इसलिए हमने रखा वहां पे 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8।
ठीक है, तो ये हमारा एरिया ऑफ द ट्रायंगल A1 हो गया। A1 कितना निकला? 8 निकला। अभी हमें क्या निकालना है? इन ट्रायंगल, अब हम कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? DCE, ट्रायंगल DCE, क्योंकि हमें उस ट्रायंगल का भी, ये किस एक्सिस का था? ये x एक्सिस का था। अब हम किसका निकाल रहे हैं? y एक्सिस का। तो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा? 1/2। यहाँ पे बेस होगा DE और हाइट होगी, इसको हम ले लेते हैं पॉइंट Q, तो QC। हाइट क्या हो जाएगी? QC हो जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 1/2 DE। अब D से E की डिस्टेंस देखो कितनी है, D से E के बीच में। तो देखो यहाँ से 2 से स्टार्ट है, 6 में खत्म है, और हमने कोई गैप नहीं लिया है। तो देखो 2 से 3 1 यूनिट, 3 से 4 2 यूनिट, 4 से 5 3 यूनिट, और 5 से 6 4 यूनिट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 4। एंड QC, Q से C के बीच में डिस्टेंस कितनी है? 1 की। तो ये कितना आ जाएगा? 2 यूनिट। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 2। अब हमें क्या निकालना था? हमें निकालना है रेशियो। वी नीड टू फाइंड द रेशियो। तो A1:2 हमें क्या निकालना है? A2। A1 कितना आया था? 8, और A2 कितना आया है? ये है हमारा A2। तो A2 कितना आया है? 2। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 4:1। तो ये हमारा रेशियो निकल गया A1:A2। हमें एरिया निकालना था ना, तो एरिया हमने निकाल लिया इन द रेशियो फॉर्म में। ठीक है, एरिया निकाल के उनका रेशियो निकाल लिया। और हमें क्या पूछा जा रहा है? अगर हमें सॉल्यूशन निकालना होता है कि क्या सॉल्यूशन है इसका, तो यूनिक सॉल्यूशन है। क्या है? कौन से यूनिक, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये? 1 और 4 में। क्या निकलेगा? यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, क्या है हमारा? 1 और 4। तो x = 1 एंड y = क्या है? 4 है। तो ये हमारा फाइनल आंसर। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है ग्राफ में। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ग्राफ में जिस तरह से क्वेश्चन आएंगे आपको बता दिया गया है। और इसी ग्राफ में कुछ और चीजें हैं जो आपने अभी तक समझी। आपने क्या क्या चीजें समझी? अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन विथ एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, जिसमें एक सॉल्यूशन निकलता है, जिसे हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, एटलीस्ट का मतलब है कम से कम वन सॉल्यूशन तो हो। इसका मतलब एक से ज्यादा ही होना चाहिए, एक से कम नहीं होना चाहिए। या तो एक सॉल्यूशन निकले या तो उससे ज्यादा निकले, तो उससे हम बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। तो अभी तक आपने कंसिस्टेंट सिस्टम किसमें होता है? जहां पे कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है या तो उस लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ओवरलैप होती है, तो हमें क्या मिलता है? यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो सिस्टम को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। अगर कभी कभी आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि गिव द एग्जांपल ऑफ कंसिस्टेंट सिस्टम, तो आपको किसका एग्जांपल दे सकते हो? आइदर यूनिक या तो इनफाइनाइट का। दोनों क्या है? कंसिस्टेंट सिस्टम है। ठीक है, अब इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है? अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन विथ नो सॉल्यूशन इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट सिस्टम। जिसमें नो सॉल्यूशन होता है, इसका मतलब पैरेलल लाइन इज अ एग्जांपल ऑफ इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अभी तक आपने ये ग्राफ में यही सारी चीजें पढ़ी है, तो आपको ये सारे पॉइंट्स पता रहने चाहिए कि कंसिस्टेंट किसे कहते हैं, इनकंसिस्टेंट किसे कहते हैं। अब आता है थर्ड पॉइंट, डिपेंडेंट सिस्टम। डिपेंडेंट सिस्टम क्या होता है? अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन विथ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज सेड टू बी डिपेंडेंट। जहां पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है, इसका मतलब एक के ऊपर दूसरी लाइन क्या है? डिपेंडेंट है। मतलब एक के ऊपर दूसरी लाइन डिपेंडेंट है, ओवरलैप हो रही है, तो उसमें होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। उससे बोलते हैं डिपेंडेंट सिस्टम। मतलब एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर डिपेंड है, एक सॉल्यूशन दूसरे सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड है, इक्वेशन दूसरे के ऊपर डिपेंड है, तो उसे बोलते हैं डिपेंडेंट सिस्टम, जो कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का एग्जांपल है। इंडिपेंडेंट सिस्टम क्या होता है? जिसमें यूनिक सॉल्यूशन निकलता है। अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन विथ ओनली वन सॉल्यूशन इज कॉल्ड टू इंडिपेंडेंट। ये इसमें सिर्फ एक ही सॉल्यूशन निकलता है, तो उससे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट सिस्टम। तो आपको ये चारों पॉइंट्स पता रहने चाहिए। ठीक है, अब इन चारों पॉइंट्स से रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे। कुछ मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया है, तो उसे आप देख लो, इसके ऊपर फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्या है? आपके पास एक इक्वेशन दिया है
x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। पहले वाले में हमारा C1 क्या है, 0 है, C1 है ही नहीं, ध्यान देना, ठीक है। अभी मैंने जनरल फॉर्म बताया था ना, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, उस जनरल फॉर्म को हमें देखना है। अब हम निकालेंगे पहले a1 बाई a2, हम पहला वाला सॉल्व कर रहे हैं, तो a1 बाई a2, a1 यहाँ पे 1 है और a2 यहाँ पे 3 है, तो 1/3। ऐसे हमने निकाला b1 बाई b2 माइनस 2/4 निकाला, ठीक है। ऐसे हमने निकाला c1 बाई c2। अगर हम देखें a1 बाई a2 एंड b1 बाई b2 वो दोनों मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, -1/2। क्या -1/2 1/3 के साथ इक्वल है? नहीं है, बोथ आर नॉट इक्वल। अगर दोनों इक्वल नहीं है, अगर उनके कंपेयर हमने रेशियो को किया, इसका मतलब है वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनाएगी। ग्राफ में अगर हम जब बनाने जाएंगे तो वो क्या बनाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन बनाएगी। और जब इंटरसेक्टिंग लाइन बनाती है तो हमने पढ़ा है कि वो कितने सॉल्यूशन देती है, यूनिक सॉल्यूशन देती है, जो कि एल्जेब्रिकली हम इंटरप्रिटेशन है उसका यूनिक सॉल्यूशन, अभी हम एल्जेब्रिकली भी पढ़ने वाले हैं। तो जब भी इंटरसेक्टिंग लाइन बनाती है, अभी हमने देखा तो वो क्या दे रही थी, यूनिक सॉल्यूशन दे रही थी। हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 एंड अनदर इज 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब हमने पहले निकाला a1 बाई a2, तो देखो a1 2 है और a2 4 है, तो 2 मतलब ये 1/2 हो गया। ऐसे ही b1 बाई b2 को हमने देखा तो 1/2 ये भी हो गया और ये भी क्या हो गया, 1/2 हो गया, विथ साइन भी देखना है। तो हमने देखा कि तीनों आपस में रेशियो इक्वल है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू p1 बाई b2। अगर तीनों रेशियो आपस में इक्वल होते हैं तो इसका मतलब है कोइंसिडेंट लाइन बनाएगी। अगर कोइंसिडेंट लाइन है इसका मतलब उसमें क्या होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो ये दोनों किसके एग्जाम्पल है, कंसिस्टेंट के। कंसिस्टेंट किसे कहते हैं, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हो, तो बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ कंसिस्टेंट। अब तीसरा लेते हैं, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। जब मैंने a1 बाई a2 निकाला तो x बाई, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है तो 1/2, ऐसे ये क्या निकला 2/4, 2/4 को सिंप्लीफाई किया तो 1/2 मिला, ठीक है। और c1 बाई c2 क्या मिला, -4 बाई -12, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ऊपर नीचे दोनों में माइनस साइन है तो कैंसिल हो गया। तो हमने देखा कि a1 बाई a2 जो है वो b1 बाई b2 के साथ तो इक्वल है, लेकिन c1 बाई c2 के साथ इक्वल नहीं है, 1/3 इन दोनों के साथ इक्वल नहीं है। तो जब ऐसा केस होता है तो क्या बोलते हैं, उसे पैरेलल लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइन का मतलब इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन। क्लियर है? तो ये आपको कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अब इनके ऊपर किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो यहाँ पे अच्छी तरीके से समझ लेना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। अब क्या है कि आपके पास दिया हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 एंड अनदर इज 3x प्लस ky प्लस 15 इज इक्वल टू 0 हैज यूनिक सॉल्यूशन। k की ऐसी क्या वैल्यू होगी जिसमें आपको क्या मिले, यूनिक सॉल्यूशन मिले। तो आपको पता रहना चाहिए कि यूनिक सॉल्यूशन कब होता है। तो कब होता है यूनिक सॉल्यूशन, फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर यूनिक सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन है इसका मतलब क्या होगा, वो a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होगा, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए ये वाला केस चाहिए। अब हमारे पास यहाँ पे अगर हम गौर से देखें तो जो भी हमारे पास इक्वेशन है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 एंड अदर इज 3x प्लस ky प्लस 15 इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। इसमें से हमारा a1 1 है, a2 2 है और c1 5 है और यहाँ पे a2 3 है, b1 k है और c2 हमारा 15 है। अब हमें a1 बाई a2 इस फॉर्म में रखना है, a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 फॉर यूनिक सॉल्यूशन। अभी हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो a1 क्या है हमारा, 1 है और a2 क्या है हमारा, 3 है, डज नॉट इक्वल टू b1 क्या है हमारा, 2 है। यहाँ पे a1 a2, ये a1 b1, यहाँ पे b1 ऐसा लिखते हैं ना, b1 इज इक्वल टू 2, b1 c1 और यहाँ पे a2 b2,
यहाँ पे B1 कितना है हमारे पास 2 है एंड B2 कितना है हमारे पास K है। इसको सिंप्लीफाई किया तो K डज नॉट इक्वल टू 6। अब जब हम इसे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको प्रॉपर लिखने का तरीका क्या होगा, हम लिखेंगे यहाँ पे hence for all real value of K, सारी रियल वैल्यू K की होंगी एक्सेप्ट 6 के अलावा जितनी भी रियल वैल्यू है वो K की वैल्यू होंगी, ठीक है, क्योंकि हमें K ही निकालना था। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ K हैज यूनिक सॉल्यूशन, सो hence for all real value of K except 6 the given, तो वो क्या होंगी, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस will have यूनिक सॉल्यूशन। मतलब K के वैल्यू 6 को छोड़ करके जो भी वैल्यू हम पुट करेंगे वो क्या देगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा। समझ में है, ऑल रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स तो आप जानते ही हैं कि क्या होते हैं। अब हमें सेकेंड केस बताना है नो सॉल्यूशन के लिए। किसके लिए, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, अगर मैं यहीं पे बात करूं इस वाले पार्ट में, नो सॉल्यूशन तो नो सॉल्यूशन में देखो यहाँ पे नो सॉल्यूशन होने के लिए क्या होना चाहिए, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2, ये होना चाहिए। अब यहाँ पे हमें पता है कि फर्स्ट वाला A1/A2 1/3 इज इक्वल टू 2/K डज नॉट इक्वल टू क्या है, -5/15 है, ठीक है। तो इसका मतलब है आपके इसमें भी अगेन दो केस होंगे। कौन कौन से, पहला 1/3 इज इक्वल टू 2/K ये है, एंड B क्या है 2/K इज इक्वल डज नॉट इक्वल टू -5/15। अगर हम पहला वाला देखें तो K की वैल्यू क्या हो रही है, 6 हो रही है, और अगर हम B की बात करें तो K की वैल्यू K इधर चला जाएगा 5, यहाँ से 5 3 जा 15, तो K डज नॉट इक्वल टू -6। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, सिस्टम ऑफ इक्वेशन नो सॉल्यूशन चाहिए। तो कब होगा, K इज इक्वल टू 6 जब रहेगा तो नो सॉल्यूशन होगा। तो व्हेन K इज इक्वल टू 6 देन इट गिव्स नो सॉल्यूशन। तो K इज इक्वल टू 6 में क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अगर K इज इक्वल टू 6 हम पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन मिलेगा। तो आपको अभी समझना, ये ध्यान में रखना ही पड़ेगा कि आपको यूनिक सॉल्यूशन में आपको ये केस दिखाना है, नो सॉल्यूशन में आपको ये वाला केस दिखाना है जहाँ पे पैरेलल लाइन बनती है। और प्रॉपर लिखो, कभी कभी बच्चे क्या गलती कर देते हैं, x डज नॉट इक्वल टू 6, तो यही लिख दें कि K इज इक्वल टू 6 में वो यूनिक सॉल्यूशन देगा। तो भाई नहीं, K इज इक्वल टू 6 में यूनिक सॉल्यूशन नहीं देगा। K सिर्फ 6 नहीं होगा, उसके अलावा ऑल द वैल्यूज होंगी, मतलब 1 2 3 4 5 सब वैल्यूज होंगी जिसमें वो यूनिक सॉल्यूशन होगा एक्सेप्ट देन 6। अब नो सॉल्यूशन, अगर आपने K इक्वल टू 6 कर दिया तो वो क्या देगा, नो सॉल्यूशन देगा। क्लियर है, आ रही है बात समझ में। तो नो सॉल्यूशन में K इक्वल टू 6 इस तरीके से सिंप्लीफाई करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ K फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 4x + 5y इज इक्वल टू 0 और kx + 10y इज इक्वल टू 0 हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या होना जरूरी है, द सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कब होता है मैनी सॉल्यूशन, जब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू क्या हो, C1/C2 हो। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 4x + 5y इज इक्वल टू 0, kx + 10y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो गया A1 4 हो गया, B1 5 हो गया, A2 K हो गया और B2
10 हो गया। अब हम इक्वल इसमें दिखाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/k इज इक्वल टू 5/10। अब हमें सिंप्लीफाई करना है ना, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 8 हो जाएगी। 8 समझ में आया क्यों किया 8, क्योंकि k इधर चला जाएगा, ये 10 इधर चला जाएगा, 10 4 जा 40, तो 40 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 8, क्योंकि यहाँ पे पहले से दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का केस देके रखा है कि इनफाइनाइट k की ऐसी क्या वैल्यू होगी जिससे वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या क्राइटेरिया है। तो हमने दिखा दिया a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अब यहाँ पे c1c2 तो है ही नहीं, तो हमने उसको लिया ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे है क्या c1c2 कहीं पे है ही नहीं, तो हमने उसको नहीं लिया। तो हमारा मेन मोटिव है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 के साथ इक्वल दिखाना। तो जस्ट हमने इक्वल दिखाया, सिंप्लीफाई किया, तो हमें k की वैल्यू क्या मिल गई 8 मिल गई। तो ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, एल्जेब्रिकली मेथड से किस तरीके से हम x एंड y की वैल्यू सॉल्व करेंगे, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।